जो विद्यार्थी 2 स्टार लेने के लिए इच्छुक हैं, खाकी वर्दी के लिए इच्छुक हैं, अब अधिकारी बनने के लिए इच्छुक हैं, उनके सपनों को साकार करने का वक्त आ चुका है। तो आज के इस लाइव का जो मुख्य उद्देश्य है वो 2 प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमेगा। सबसे पहला प्रश्न जो आपकी तरफ से रहता है, प्रश्न क्या कहूँ, वो शंकाएं हैं आपकी जो रहती है भर्ती से रिलेटेड, चाहे वो आयु से संबंधित हो, चाहे वो योग्यताओं से संबंधित हो, चाहे इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित हो। विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपके मस्तिष्क में हैं, उनके समाधान का प्रयास करेंगे लाइव सेशन में। और दूसरा हमारा आज प्रयास रहेगा कि किस तरह से अपने आप को उस काबिल बनाएं कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो। इन चीज़ों की बात आज हम करेंगे। तो सबसे पहले बात हम करेंगे एसआई भर्ती की पूरी प्रक्रिया को लेके कि इस भर्ती प्रक्रिया कैसे संपादित होती है, कि कौन से चरण हैं, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, पूरी चीज़ें। और इस वीडियो की दूसरे भाग में हम समझेंगे कि इस परीक्षा को हम पास कैसे करें, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या नहीं। तो दूसरा जो पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे परीक्षा को लेके कि हमें परीक्षा कैसे पास करनी है। पहले पार्ट में हम भर्ती की बारीकियों को समझेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे। तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं मेरे पास कि मैं अदर स्टेट से हूँ तो राजस्थान में किस कैटेगरी में आऊँगा। कुछ लड़कियों के मैसेजेस आते हैं कि सर हम मूल रूप से हरियाणा से हैं या पंजाब से हैं और हमारी शादी राजस्थान में भी है, तो हम किस कैटेगरी में फॉर्म भरें। कईयों के सवाल ये रहते हैं कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, मुझे फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कुछ विद्यार्थियों के विभिन्न टाइप के प्रश्न रहते हैं, वो सारे प्रश्नों को मैं आज सुलझाने का प्रयास करूँगा। अपन चरणबद्ध तरीके से चलते हैं। योग्यता क्या है, इसमें कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, कौन से आपके बाहर हो जाएंगे। तो योग्यता के संबंध में 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें कौन कौन सी, देखो, सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता और दूसरी होती है आपके आयु से संबंधित योग्यता। अब देखो, जहाँ तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो शैक्षणिक योग्यता तो बहुत ही आम है इसमें कि शैक्षणिक योग्यता में इसमें आपके कोई बहुत ज़्यादा योग्यता नहीं चाहिए, केवल और केवल आपको स्नातक चाहिए। क्या चाहिए, केवल और केवल स्नातक चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए आपको। बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे आपकी बीए हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका स्नातक चाहिए। इससे अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और ये स्नातक कब तक चाहिए, ये चाहिए इंटरव्यू की डेट के दिन, पहले दिन जब इंटरव्यू स्टार्ट होगा उस दिन तक आपको स्नातक कंप्लीट चाहिए। मतलब ये हुआ, अगर अभी आप बीए, बीएससी, बीकॉम में पढ़ रहे हैं, अभी आपकी परीक्षा नहीं हुई है, तो भी आप एसआई के लिए एलिजिबल है, एसआई का फॉर्म आपके डाल सकते हो। तो एसआई के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए एजुकेशन में, आप स्नातक अपीयरिंग है तो भी चलेगा, अगर आपने स्नातक कर लिया है तो भी आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 20 वर्ष या 25 वर्ष के बीच में हो, ये आयु होनी ज़रूरी है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन कुछ छूटें हैं, अधिकतम आयु में कुछ छूट दी गई। देखो, न्यूनतम आयु में कोई छूट नहीं होती, अधिकतम आयु में छूट दी गई है। क्या क्या छूट दी गई, पहले अब कुछ कैटेगरी को एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन और दिया गया है। जैसे कुछ कैटेगरी कौन कौन सी है जिसको रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे आप सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्र सरकार के नहीं, राज्य सरकार के अगर कर्मचारी है तो आपको 3 वर्ष एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर आप यूं कहिए कि किसी पुलिस अधिकारी या किसी पुलिस कांस्टेबल, कोई भी पुलिस विभाग का कर्मचारी अगर कोई वीर गति को प्राप्त हो गया हो, अपनी जान दे दी हो ड्यूटी के दौरान, तो उनके आश्रित जो है, उनके जो परिवार में आश्रित है, उनको भी 3 वर्ष की एक प्रकार से छूट दी गई है। तो आश्रित कह दो। और आश्रित के साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आश्रितों और सरकारी कर्मचारियों को कितने वर्ष की छूट है, 3 वर्ष। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन को जो छूट दी गई है वो आपके 40 साल अधिकतम, इन्होंने इतना ही लिखा है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो अधिकतम आयु कितनी होगी, 40 वर्ष तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपकी उम्र 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये है एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन कैटेगरी देखें तो जो ओबीसी है, ओबीसी और इसके अलावा आपके एससी और एसटी, ओबीसी, एससी और एसटी, इन सभी पुरुष जो है, इन पुरुषों के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। और अगर यूं कहिए कि अगर महिलाएं हैं एससी, एसटी, ओबीसी की, तो अगर एससी, एसटी और ओबीसी की कोई महिला है, अगर महिलाएं हैं तो उनको आपके 5 के स्थान पे कितनी छूट दी गई है, 10 वर्ष की छूट दी गई है। एक चीज़ ध्यान रखना, आप सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपने ओबीसी, एससी, एसटी का कोई फ़ायदा ले लिया फीस के अलावा,
अगर आपने न्यूनतम अंकों में फ़ायदा ले लिया या फिजिकल स्टैंडर्ड में फ़ायदा ले लिया या उम्र में फ़ायदा ले लिया, अगर आपने कोई फ़ायदा ले लिया तो 859 में से जो आपको जनरल की पोस्ट हैं उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, केवल कैटेगरी का ही फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप ओबीसी के हो और आपकी उम्र आपके 27 क्रॉस कर गई है और आपने ओबीसी की एज रिलेक्शन का फ़ायदा लिया है, तो आपको ओबीसी के अंदर जितनी सीटें उसी का फ़ायदा मिलेगा। आपको जो यूँ कहिए कि जनरल की सीट है उसमें आप नहीं जा सकते। तो आपने कैटेगरी का अगर फ़ायदा लिया है, बात का ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर आपने आयु और जो परीक्षा के अंक हैं वहाँ और शारीरिक परीक्षा जो है, शारीरिक दक्षता जो फिजिकल टेस्ट है, वहाँ पे अगर आपने इसका फ़ायदा ले लिया, किसका, कैटेगरी का फ़ायदा ले लिया, तो आपको जनरल में काउंट नहीं करेंगे, जनरल की सीट आपको नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना। ऐसे सभी विद्यार्थी जो इसका फ़ायदा लेंगे वो आपके ऑलरेडी ही इससे बाहर हो जाएंगे। किससे? वो आपके सारे के सारे बाहर हो जाएंगे। वो आपके किससे बाहर होंगे? वो आपके जनरल की सीट से बाहर हो जाएंगे। वो सारे आपके कैटेगरी में ही आएंगे। इस बात का स्पेशली आप ध्यान रखना। एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई महिला है और जैसे हरियाणा की है और राजस्थान शादी कर दी ओबीसी के किसी लड़के से, या पंजाब की है और राजस्थान शादी कर दी, तो अदर स्टेट के हैं और अगर यहाँ पे शादी कर लेते हैं तो उनके पिताजी का जो सर्टिफिकेट होगा वो ही मान्य होगा। मतलब ये हुआ, हरियाणा की महिला अगर राजस्थान में अप्लाई करती है और अगर राजस्थान में उसकी शादी हुई है तो वो आपके जनरल में काउंट होगी, वो उस कैटेगरी में काउंट नहीं होगी। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जहाँ क्या है ना कि महिलाएं शादी की हुई राजस्थान में है, अदर स्टेट की, राजस्थान में किसी कैटेगरी वाले लड़के से शादी कर लिए तो उसको कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसको फ़ायदा कहाँ मिलेगा? उसको फ़ायदा मिलेगा आपके जनरल के अंदर शामिल किया जाएगा, उनको कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात का भी स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात हो गई उम्र की। तो अच्छा, एक चीज़ उम्र में और ध्यान रखना, कोई एक ही व्यक्ति दो श्रेणियों का फ़ायदा नहीं ले सकता। अब ऐसा नहीं है कि मैं सर ओबीसी में भी हूँ और मैं मास्टर लगा हुआ हूँ थर्ड ग्रेड, मुझे 5 और 3 8 साल का फ़ायदा मिल जाएगा। नहीं, ऐसे फ़ायदा नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति एक ही श्रेणी का फ़ायदा ले सकता है। 27 में एक ही आंकड़ा जुड़ेगा, चाहे आप ओबीसी का फ़ायदा लो, चाहे SC ST का लो, चाहे आप AWS महिला का लो, चाहे आप सरकारी कर्मचारी का लो, चाहे आप आश्रिता हो, जैसे भी हो, आपको फ़ायदा एक ही ले सकते हो, आप दो फ़ायदे नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि सर मैं ओबीसी का हूँ तो 5 ये और कर्मचारी भी हूँ तो 3 ये, 8 और 27 और 8 और 27 35 साल तक मैं फॉर्म भरूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक ही श्रेणी का फ़ायदा मिलेगा। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर मैं ओबीसी का भी हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, तो मुझे 5 और 3 8 मिलेंगे? नहीं मिलेंगे 5 और 3 8, आपको केवल और केवल 5 वर्ष ही मिलेंगे ओबीसी वाले ही। अगर आप सरकारी कर्मचारी वाला फ़ायदा लेना चाहते हो तो केवल आपको 3 वर्ष मिलेंगे, आपको 5 और 3 8 नहीं मिलेंगे। अगर आप SC ST के हो और अगर आपको लगता है कि SC ST की महिला हो, ओबीसी की महिला हो, तो आपको 10 वर्ष की छूट के अलावा ये 3 की और अगर ले लोगे तो आप ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि दोनों में से कोई एक ही ली जा सकती है। इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि आप एक से अधिक कैटेगरी का फ़ायदा जो है इसमें नहीं ले सकते। ये तो बात होगी इसमें योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता आपके समझ में आ गई होगी। स्नातक चाहिए और ये स्नातक कंप्लीट चाहिए इंटरव्यू से पहले तक, इंटरव्यू की जो फर्स्ट डेट होगी उससे पहले। जैसे अब ये कोई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मेरी आयु 22 वर्ष है और मैं ओबीसी का हूँ, तो ठीक है, अगर आप 22 वर्ष हैं तो आप जो है वो ओबीसी की आयु का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ओबीसी और जनरल दोनों की सीट का फ़ायदा जो है वो मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि चरण कैसे, परीक्षा के अंदर चयन कैसे होता है, SI में चयन के लिए क्या क्या प्रक्रिया है। तो देखिए, चयन के लिए 3 प्रक्रियाएं अपनाई गई है। सबसे पहले होगी आपके परीक्षा होगी और उसके बाद में आपके फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद में आपके क्या होगा? इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में सिलेक्शन होगा। मतलब आपके 3 चरणों से गुजरेगी पूरी भर्ती, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहली बात, जो परीक्षा होगी इसमें 2 पेपर होंगे, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। फर्स्ट पेपर हिंदी का होता है कंप्लीटली 200 अंकों का, और आपके सेकंड पेपर जनरल स्टडी का होता है, जिसमें जनरल स्टडी एंड साइंस दोनों शामिल होते हैं। ये होता है 400 अंकों का। कितने अंकों का होता है? 400 अंकों का होता है, जिसमें 200 अंक हिंदी, 200 अंक आपके GS। अब देखिए 400 अंकों का तो पेपर हो जाएगा। इस पेपर के अंदर एक चीज़ आप स्पेशली ध्यान रखना, इस पेपर में न्यूनतम मार्क्स ज़रूरी है। कैसे? जो दोनों पेपर है, इन दोनों पेपर्स में क्या होना चाहिए कि आपको जो प्रत्येक पेपर है इसमें 36% मार्क्स लाने ज़रूरी है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जीके में आपको 72 नंबर लाने ज़रूरी है और हिंदी में भी 72 नंबर लाने ज़रूरी है, और दोनों में एग्रीगेट 40% नंबर दोनों में ज़रूरी है। मतलब क्या हुआ कि 400 का 40% मतलब 160 अंक न्यूनतम ज़रूरी है।
160 अंक दोनों में लाना ज़रूरी है। और अगर सेपरेट बात करेंगे तो 36% हिंदी में और 36% जीके में, फर्स्ट और सेकंड दोनों में 36-36, और दोनों का एग्रीगेट कितना होना चाहिए 40%। जैसे मान लो कि हिंदी में आपके 80 आ गए और जीके में आपके 72 की जगह 70 ही आ गए, तो आप सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो मिनिमम दोनों में 72 तो ज़रूरी है, और 72 और 72 दोनों को मिलाएंगे तो आपके सीधी सी बात है 144 हो जाएगा। लेकिन आपको 160 अंक लाने ज़रूरी है, दोनों का एग्रीगेट भी होना ज़रूरी है, इस बात का भी स्पेशली आप ध्यान रखना। तो ये तो हो गया न्यूनतम। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और आ जाती है, जो SC ST है उनको 5% यहाँ पे रिलैक्सन दिया गया है। किसको दिया गया है? SC व ST को इस एग्रीगेट में 5% रिलैक्सन है। कहाँ पे रिलैक्सन दिया गया है कि दोनों पेपर्स में रिलैक्सन अप टू 5%, SC एंड ST ईच पेपर एंड एग्रीगेट, मतलब 31% और 35%। ऐसा SC ST के लिए 5% की छूट दी गई है। बाकी सभी कैटेगरी को ये नंबर इस परीक्षा में लाने ज़रूरी है। फिजिकल होता है 100 अंकों का। कितने अंकों का होगा? 100 अंकों का फिजिकल होता है। और इस 100 अंकों के फिजिकल के अंदर क्या होता है? एक तो 100 मीटर की दौड़ होती है, आप देख लेना, और इसके साथ में बीम होते हैं जो अपन निकालते हैं ना, वो बीम 7 बीम होते हैं, उसके 30 अंक होते हैं, दौड़ के 40 अंक होते हैं, और एक लॉन्ग जंप होती है 14-15 फीट की, उसमें भी आपके 40 और 30, 70 और 30 अंक उसके होते हैं। तो 100 अंकों का ये फिजिकल होता है। इस फिजिकल में भी आपको 50% अंक लाने जरूरी है। यहाँ किसी को कोई छूट नहीं है, 50% अंक लाने जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, फिजिकल में कितने अंक जरूरी है? 50% अंक जरूरी है। फिजिकल भी होगा, साथ साथ में आपका स्टैंडर्ड भी होगा, शरीर का मापन भी होगा। मापन में क्या क्या होगा? अगर आप जनरल OBC वगैरह अगर सामान्य लड़के हैं तो आपको 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और सीना जो है वो आपको 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर तक चाहिए। 81 बेस चाहिए, 86 इसका फुल आउट चाहिए। ठीक है, और अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र से रिलेटेड है तो आपको हाइट मात्र 160 सेंटीमीटर ही चाहिए, और जो चेस्ट की बात है वो भी आपको 79 to 84 चाहिए। बेस चाहिए 79 और फुल आउट चाहिए 5 सेंटीमीटर का 84। अगर आप महिला कैंडिडेट है तो महिला कैंडिडेट को हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर। महिलाओं को कितनी हाइट चाहिए? 152 सेंटीमीटर चाहिए, और भार चाहिए 74.5 kg, 47.5 किलो भार होना जरूरी है। महिलाओं के लिए 2 चीज़ें यही चाहिए, प्लस ये सारे के सारे आपको दौड़ बीम वगैरह ये सारी चीज़ें भी महिलाओं की होती है। हालांकि इसमें छूट किसी को नहीं दी है, लेकिन अगर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो आपके कैटेगरी को 5% छूट का प्रावधान है, लेकिन देते नहीं है। तो फिजिकल में 50% अंक आप लेके आ गए, रिटर्न क्लियर कर लिया आपने, ये सारे पैमाने 20 गुना में आ गए, और फिजिकल में 50% अंक आ गए, तो उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा जो कि RPSC लेती है। अब जो इंटरव्यू होगा, देखो मेडिकल भी बैठता है, मेडिकल इंटरव्यू के बाद में होता है। ठीक है, इंटरव्यू हो गया तो इंटरव्यू के अंदर आपके 50 अंकों का इंटरव्यू होता है। कितने अंकों का होता है? 50 अंकों का क्या होगा? इंटरव्यू। अच्छा, इंटरव्यू के लिए ध्यान रखना, फिजिकल और रिटर्न इन दोनों की मेरिट बनेगी। जैसे 400 का ये, 100 का ये, 500 में से कट ऑफ बनेगी। कितने में से? 500 में से कट ऑफ बनेगी, और 500 में से कट ऑफ में जो पास होंगे उनका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। ध्यान रखना, इंटरव्यू होगा। और जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू 50 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 50 अंकों का होता है। इसमें भी इनको 36% अंक लाने जरूरी है। कितने जरूरी है? 36% अंक जरूरी है, अन्यथा वो आपके डिसक्वालीफाई जो है वो हो जाता है। और इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ 36% चाहिए, और इसका 500 का अपने को 45% होना जरूरी है। कितना? 45% 500 का भी हमें होना जरूरी है। लेकिन जितनी भी आरक्षित श्रेणी है, OBC, SC, ST, MBC वगैरह, इनके लिए छूट दी गई है। 45 की जगह 40% चाहिए, और जो इंटरव्यू है इसके लिए इनको 36 की जगह कितना चाहिए? 30% चाहिए। ये 5% का 6% का यहाँ पे रिलेक्शन दिया गया इंटरव्यू के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अब देखिए क्या होगा, फिर लास्ट में क्या होगा? लास्ट में आपके जब फाइनल मेरिट बनेगी तो फाइनल मेरिट में फिजिकल के नंबर काउंट नहीं होते, सिर्फ 400 ये और 50 इंटरव्यू के। तो फाइनल मेरिट जो बनेगी, इस फाइनल मेरिट के अंदर आपके 400 और 50 के अंदर फाइनल मेरिट बनेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिजिकल के मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की बुलावे के लिए ज़रूरी है, इंटरव्यू के बाद फिजिकल के मार्क्स ज़रूरी नहीं है। फाइनल मेरिट कहाँ बनेगी? फाइनल मेरिट बनेगी रिटर्न प्लस इंटरव्यू, मतलब 50 अंकों का इंटरव्यू और 400 का रिटर्न। तो 400 और 50 में से फाइनल मेरिट आपकी बनती है। और फाइनल मेरिट बनने के बाद में फिर आपके क्या होता है? मेडिकल होगा, और मेडिकल के अंदर सारी चीज़ें चेकअप होती है, पूरी गाइडलाइन है। आप किसी सेलेक्टेड स्टूडेंट से पूछना जिसने मेडिकल करवाया हो, तो उसके बारे में वो आपको अच्छे से बता सकता है। विज्ञप्ति में इतनी ज़्यादा बातें इन्होंने लिखी नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान
ध्यान रखना, ठीक है। एनसीसी वगैरह का बेनिफिट है, उनको वरीयता दी जाती है, हालांकि अलग से नंबर भी मिलते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो इंटरव्यू में एनसीसी वगैरह को हम हर जो ये आपके एक एनसीसी है जिसमें सी सर्टिफिकेट हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिग्री की हुई हो, तो अगर कोई क्रिमिनोलॉजी में कोई डिप्लोमा किया हुआ हो तो क्रिमिनोलॉजी का डिप्लोमा, एनसीसी की सी सर्टिफिकेट और किसी पुलिस का कोर्स वगैरह किया हुआ हो तो उनको निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा मिलता है। कितना फ़ायदा मिलता है वो आपके इंटरव्यू के दौरान उसके मार्क्स तय किए गए, 10 मार्क्स अनुसारों के उनके नंबर एनसीसी वगैरह को सभी को दिए जाते हैं। तो ये इसका चरण रहता है। मैं इसको एक बार वापस समझा देता हूँ। सबसे पहले आपकी परीक्षा होगी। इस परीक्षा में आपको न्यूनतम 36% फर्स्ट पेपर में और 36% सेकंड पेपर में लाने ज़रूरी है। अगर आप SC ST के हैं तो आपको 36 नहीं बल्कि 31% चाहिए। फिर दोनों का सम्मिलित रूप से 40% अंक लाना जरूरी है। लेकिन अगर आप SC ST के हैं तो 40 जरूरी नहीं बल्कि 35 ही चाहिए आपको। इतना करने के बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपका सबसे पहले मापन किया जाएगा जिसमें आपकी हाइट 168 और 160 चाहिए। 160 पहाड़ी लोगों की, ट्राइबल लोगों की चाहिए, 168 सभी की चाहिए। और चेस्ट 81 बेस चाहिए, फुलाव के साथ 86 चाहिए। और महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए और उनका वेट चाहिए 47.5 किलो। ये करने के बाद में आपको 100 अंकों का फिजिकल होगा जिसमें दौड़ होगी 100 मीटर की, जिसमें लॉन्ग जंप होगा, जिसमें बीम होंगी। इनमें आपको कितने अंक लाने ज़रूरी है? 50% अंक लाने ज़रूरी है। इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी किसी कैटेगरी को। फिर क्या होगा? 400 प्लस 100 फिजिकल, 500 में से फिर 3 गुना पास किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फिजिकल के लिए 20 गुना पास करते हैं। कितना? 20 गुना लिखा है विज्ञप्ति में इस बार। इंटरव्यू के लिए 3 गुना पास करेंगे। 3 गुना करने इंटरव्यू में करने के लिए ये फिजिकल और रिटन दोनों के नंबर जोड़ के और फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है 50 अंकों का जिसमें 36% अंक लाना जरूरी है। कुछ कैटेगरीज को छूट है जिसमें वो 30% भी मान्य है। फिर क्या होगा? उसके बाद में 3 गुना इंटरव्यू ले लेंगे। उसके बाद में फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट में फिजिकल के नंबर नहीं जोड़ेंगे बल्कि रिटन और इंटरव्यू दोनों के 450 अंक की मेरिट बनेगी। और उस मेरिट के बाद में फिर मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद में आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, वो नियुक्ति पत्र आते हैं। फिर आपके जो पुलिस स्कूल है, राजस्थान पुलिस स्कूल, RPS जो है, राजस्थान पुलिस स्कूल नाम है उसका, वहाँ पे फिर आपके क्या होगा? वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें थी, रिटर्न की, फिजिकल की, इंटरव्यू की। आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। अन्यथा क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें अगर हमें पता नहीं होती है तो कई बार क्या होता है कि हम पीछे रह जाते हैं। तो ये तो था आपका पूरे की पूरी प्रोसेस। अब इसमें पेपर होते हैं 2, ठीक है। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। और दोनों पेपर, सबसे पहला होता है हिंदी पेपर, और इसमें हिंदी होती है कितने? 200 अंकों की हिंदी होती है। 200 अंकों का हिंदी का पेपर होता है। 100 प्रश्न आते हैं इसमें। 2 घंटे का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। 2 घंटों का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है इसमें। और पिछली बार काफ़ी आसान पेपर था, स्टूडेंट्स के बहुत सारे नंबर आए थे। यहाँ से 170-80 नंबर बड़े आराम से अब सभी के आ गए थे। और इसके लिए माना ये जाता है कि इसके लिए आप कोई भी किताब, सुभाष यादव की, मानस प्रकाशन की, चाहे इंदिरा अशोक की, चाहे आप राघव प्रकाश की, कोई भी हिंदी की, हरदेव बहारी की, जिसकी भी आपको बेहतर लगती, कोई एक किताब लेके बढ़िया तरीके से इसको अगर आप हिंदी को कर लेते हो तो हो जाता है। दूसरा पेपर जो होता है वो होता है GS का, GS एंड साइंस का, ठीक है। तो GS और साइंस होता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें देखो इतिहास आती है। इसमें इतिहास में क्या आता है? इतिहास में राजस्थान की इतिहास भी है और भारत का इतिहास भी है। इसमें पॉलिटी भी आती है। और पॉलिटी के अंदर क्या क्या आता है? राजस्थान की पॉलिटी भी आती है, भारत की पॉलिटी भी आती है। इसमें भूगोल भी आती है। भूगोल में राजस्थान का भूगोल भी रहता है, भारत का भूगोल भी रहता है। इसमें अर्थव्यवस्था रहती है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी रहती है और भारत की अर्थव्यवस्था भी रहती है। इसमें समसामयिकी रहती है, वो भी आपकी पूरी की पूरी रहती है, समसामयिकी। इसके अलावा इसमें आपके रीजनिंग भी रहता है, साइंस भी रहता है, विज्ञान भाग रहेगा, ठीक है। और इसमें आपके जो सामान्य गणित भी रहती है और रीजनिंग का पोर्शन भी रहता है, ठीक है, रीजनिंग भी रहती है। तो मतलब ये 7 भाग है, इसमें 7 भाग है। और 150 प्रश्न RS प्री में रहते हैं। देखो ये RS प्री का हूबहू सिलेबस है, बिल्कुल कोई भी इसमें चेंजेस नहीं। और सबसे खास बात यह है कि सभी पार्ट से सवालों की संख्या बराबर रहती है, सभी प्रश्नों पार्ट से बराबर रहती है। 10 15 सवाल, 20 सवाल, 10 15 सवाल हर भाग से रहते हैं। तो इसलिए इस पेपर की तैयारी अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने देखा है पिछली बार विद्यार्थी यहाँ 170-80 ऐसी लेके आए और यहाँ पे वो आपके 60-70-80 नंबर पे थक गए, मतलब 35-40 सवाल भी यहाँ पर नहीं कर पाए थे। ये एक ऐसा पेपर है जहाँ से लीड ली जा सकती है। ये पेपर जितना अच्छा होगा उतनी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पेपर में जैसे 60-70 नंबर लेके आ गए, 140 हो जाते हैं, तो हिंदी सभी की बराबर होती है। हिंदी ऑलमोस्ट सब लोग समान अंक लेके आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ
यहाँ 200 में से अगर 130-40 कर लिए जाए और यहाँ पे अगर 200 में से 150-60 भी होते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है, बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहूँगा कि जो भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको हिंदी और जीएस दोनों को डेली बराबर टाइम देना चाहिए, दोनों की बढ़िया तरीके से तैयारी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो डेली 3 से 4 घंटे आप कम से कम 3 से 4 घंटे हिंदी पढ़िए, डेली ये पढ़िए। अच्छा, भारत के इतिहास की बात है तो इसमें आर्य पढ़ लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसके अलावा जहाँ तक राजस्थान इतिहास की बात है तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता, पवन भवरिया भी पढ़ सकते हैं, लक्ष्य भी पढ़ सकते हैं, पैनोरमा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पैनोरमा भी पढ़ी जा सकती है। बस मैं कहूँगा एक ही बात आपको कि दोनों एक एक ही किताब पढ़ना, बहुत ज़्यादा किताबें आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जहाँ तक पॉलिटी की बात है तो आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, आप वाणी प्रकाशन भी पढ़ सकते हैं इंडियन पॉलिटी के लिए। और राजस्थान पॉलिटी के लिए आप जो है जनक सिंह मीणा की किताब पढ़ें या आप पैनोरमा पढ़ें, एक ही बात है, बस पढ़ना दोनों की एक एक ही। इसके अलावा जहाँ तक भूगोल की बात है तो भूगोल में आपको वर्ल्ड और विश्व का भी रहता है, भारत का भी रहता है, राजस्थान का भी रहता है। आप महेश बर्णवाल भी पढ़ सकते हैं, आप दृष्टि की भारत और विश्व का भूगोल जो आती है वो भी पढ़ सकते हैं, आप वाणी प्रकाशन की भारत का और विश्व का भूगोल पढ़ सकते हैं। साथ में पैनोरमा से आपको राजस्थान भूगोल कर लेना, या आप लक्ष्य से भी राजस्थान का भूगोल कर सकते हैं। जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात है, सामान्य अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टि की अर्थव्यवस्था देख लेना, और साथ साथ में आर्थिक समीक्षा राजस्थान की, आपके आर्थिक समीक्षा जो आएगी राजस्थान की, वो बेस्ट ऑप्शन होता है इकोनॉमिक्स के लिए। जहाँ तक समसामयिक की बात है तो आप विजन 365 आता है, हर महीने का आता है, विजन 365 विजन कोचिंग सेंटर का है, तो विजन 365 आप देख सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है इसमें से। ठीक है, जहाँ तक विज्ञान की बात है आप लूसेंट देख सकते हैं, लूसेंट का विज्ञान बेस्ट विज्ञान है, यहाँ से ऑलमोस्ट सवाल पकड़ में आ जाते हैं। जहाँ तक रीजनिंग मैथ की बात है आप यूएस शेखावत को पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है, या फिर आपके पास जो भी किताब है मथुरिया वथुरिया जो भी किताब है वो भी आप पढ़ सकते हो। ये तो एक बेसिक संक्षिप्त में मैंने बता दिया। प्रश्न है कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं है। हिंदी के लिए मैंने 4-5 किताबें बता दी आपको, मैंने कहा आयाम इंदिरा अशोक ठीक लगती है, मैंने तो भाई इंदिरा अशोक की पढ़ी आज तक, इंदिरा अशोक ठीक लगती है। इसके अलावा मैंने दूसरी जो किताब देखी थी वो आपके यूँ कहिए कि इसकी मानस प्रकाशन की किताब मुझे ठीक लगी, सुभाष यादव की किताब अच्छी आती है, सुभाष यादव की किताब मानस प्रकाशन की, ये भी ठीक लगती है मुझे, और राघव प्रकाश की किताब भी अच्छी है। देखो बात ये है कि किताब कौन सी पढ़ते हो, लेकिन बात ये है कि उसको आप कितना अच्छे से पढ़ते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी किताब लाओ लेकिन उसको पढ़ना तरीके से, तभी जाके आपका काम एक प्रकार से अच्छे से हो जाएगा, अन्यथा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो भर्तियों पर विश्लेषण करते हैं। अब आप अगर तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी अगर आप विश्लेषण करोगे कि परीक्षाएं होगी नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, नकलें होती है, ये होता है, वो होता है, तो फिर आप वही करते रहो, हमारे को कोई इस प्रकार का समस्या नहीं।